गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ टाइम से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही थी। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं कुछ ट्रैवल कर रही थी और अभी मैं पहुँच गई हूँ गुजरात के बड़ोदरा में। तो इसकी वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से बीच में मैंने कुछ वीडियोस नहीं दिए थे और जल्दी में एक वीडियो पिछला जो आपको प्रोवाइड किया था उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम मैंने देखी है, तो उसको मैं जल्द ही री अपलोड कर दूँगी। तो चलिए आज की अपनी स्टडी को कंटिन्यू फ़िलहाल करते हैं। और बड़ोदरा आने पर मैंने सोचा कि आपको बड़ोदरा के एक जो घूमने वाले प्लेसेस हैं उस पर भी जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो फ़िलहाल अभी हम स्टडी करेंगे अपने जिस तरह से स्टडी करते हैं। तो आइए स्टडी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी, इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टडी जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे? तो आप गैस कर सकते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर विलियम ली वार्नर। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जून 17 का। सर विलियम ली वार्नर ने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। सर विलियम ली वार्नर 1846 से 1914 ईस्वी तक एक प्रशासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया? उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा और ये पारित हुआ है 1881 में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2017 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1880 से 84 के समय में ये रहे थे यहाँ पर। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल श्रमिकों को संरक्षण देना था। कथन और कारण का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है, पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। राइट है या रॉन्ग है आप बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं। साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए। तो ये भी करेक्ट होगा। और यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये भी प्रश्न रहा है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2017 का। पारंपरिक दस्तकारी कुटीर उद्योग का ह्रास ब्रिटिश व्यापारिक नीति का परिणाम था। 1800 ईस्वी तक भारतीय उद्योग संसार में सबसे अधिक विकसित थे। इसके पश्चात भारत में औद्योगिक पतन हुआ। साम्राज्यवादी विजयों ने ब्रिटिश को असीम संसाधन उपलब्ध कराए, किंतु कारण आर और ए की सही व्याख्या नहीं दे रहा है जिस तरह से हमने टिक किया है। तो यहाँ पे उत्तर छुपाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा आप लोगों का सजेशन आ रहा है कि मैडम उत्तर को छुपा दीजिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उत्तर को छुपा दूँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन जिस तरह से सेट है इसका उत्तर मैं छुपा नहीं पा रही हूँ। खैर, आगे के क्वेश्चंस में जो आंसर्स है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आप गैस करिए, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको ऐसे ही ले लेते हैं। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पर विचार
आगे बढ़ाने में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं था? तो जो शामिल नहीं था वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टगोमरी मार्टिन। और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2017 का। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के आगे बढ़ने में मॉन्टगोमरी मार्टिन शामिल नहीं था, जबकि अलेक्जेंडर रो, थॉमस लॉ तथा फिलिपिन्स फ्रांसिस इससे संबंधित थे। बंगाल की स्थायी कर व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू की गई। इसके अनुसार जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उम्मीद है इसका उत्तर सभी को आता होगा। तो ये पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी कि इस तरह की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाएं और वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हैं, लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या आई बटन का यूज़ करके भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं कमेंट नहीं ले पाऊँगी, तो कमेंट के लिए वेट करिए। कुछ दिन बाद मैं 2-3 दिन के एक साथ कमेंट पर हम डिस्कस कर लेंगे, तो कमेंट के लिए थोड़ा वेट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जून 12 का। पीजीटी हिस्ट्री 2005 का भी ये प्रश्न रहा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने इस पुस्तक के द्वारा बताया कि भारतीय गरीब और भूखमरी का मूल कारण ब्रिटिश रेगुलेशन था। विदित है कि द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष था। तो चिंताजनक पक्ष कौन सा था, गैस करें। तो इसमें हमारा हो जाएगा उत्तर ऑप्शन बी, अप्रदत्त निर्यात। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 12 का ये प्रश्न रहा है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धन निष्क्रमण का सबसे अधिक चिंताजनक पक्ष अप्रदत्त नियति था। विदित है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करते हुए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कौन गवर्नर जनरल इलाहाबाद आया था? गैस कर सकते हैं आप, इसीलिए बीच में मैं थोड़ा सा आपको समय दे रही हूं। तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का ये प्रश्न रहा है। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक इलाहाबाद आया था। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना एवं बंदोबस्त 3 वर्ष के लिए निर्धारित करना किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पे भी उत्तर छुपाने में दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे उत्तर के साथ। तो चलिए सीधा हम उत्तर देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी 1864, और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का। सन 1802 में मद्रास के तत्कालिक गवर्नर टॉमस रो मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। मद्रास में
मद्रास में रैयत पड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर अंततः शुद्ध उपज का 50% निर्धारित करना तथा बंदोबस्त 30 वर्ष के लिए निर्धारित करना 1864 में किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति दौरान अपनाई गई। तो किसके मध्य ये नीति अपनाई गई थी? ये अपनाई गई है 1882 से 1894 तक। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2012 का ये प्रश्न रहा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति 1882 से 1894 के दौरान अपनाई गई। ध्यानतव्य है यानी ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय व्यापार को हतोत्साहित करने और ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया और आयात शुल्क को घटा दिया। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। कथन कहता है 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी सदैव के लिए कर निर्धारण करना। तो ये राइट है या रॉन्ग है, आप सोच सकते हैं इसके लिए। ये राइट होगा। फिर बी पर आ जाते हैं, आर पर आ जाते हैं। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि जमींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। और ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 12 का। 22 मार्च 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय स्थायी बंदोबस्त पश्चिम बंगाल में लागू किया। इस व्यवस्था में भूमि राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रति वर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। जमींदारों को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया एवं भू स्वामित्व परंपरागत हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कारण ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान का कारक नहीं था? तो नव शिक्षा प्रणाली ये कारक नहीं था। बाकी नव राजस्व नीति, नव विधि प्रणाली, कृषि का व्यापारीकरण ये सभी थे, लेकिन नव शिक्षा प्रणाली कारण नहीं था। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियां जैसे कि नव राजस्व नीति, नव विधि प्रणाली एवं कृषि का व्यापारीकरण आदि ने साहूकारों का उत्थान का प्रमुख कारण बना, जबकि नव शिक्षा प्रणाली भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा को पनपने का अवसर प्रदान किया। भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया? तो ये निवेश हुआ है रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2013 का ये प्रश्न रहा है। 1860 के बाद ब्रिटेन में पूंजीपतियों ने बड़े पैमाने पर भारत में पूंजी का निवेश किया। पूंजी का यह निवेश मुख्य रूप से रेलवे के निर्माण करने, बैंकिंग व्यवस्था, बीमा और नौ परिवहन में किया। बाद में सिंचाई योजना लागू करने और बागान उद्योग, चाय, रबड़ और कॉफी विकसित करने, कोयला खनन क्षेत्र में निवेश किया। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था? तो जो प्रतिफल नहीं बना है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि उत्पाद को विशेष बढ़ावा मिला। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 13 का ये प्रश्न रहा है। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार में लागू की गई। जॉन सोर जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करता था। इस प्रकार जमींदार एक वफादार वर्ग मिल गया उसे।
किसानों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया। इससे कृषि उत्पादन में बढ़ावा नहीं मिला, अपितु कृषकों का शोषण बढ़ गया। भारत में अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। वह कौन थे? तो वो थे नौरोजी, रनाडे और आर.सी. दत्त। ये भी यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2014 का प्रश्न रहा है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी देना चाहूँगी कि अलग से अगर आप पेपर्स की स्टडी करना चाहते हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री का, तो उसके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेथ टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रहा है। महादेव गोविंद रनाडे भारत के औद्योगिकरण के पहले उद्योतक थे, जिन्होंने देश में उद्योगों की स्थापना के लिए लोगों का आह्वान किया। वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 3 पड़ाव है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो ये प्रतिपादन हुआ है आर.पी. दत्त के द्वारा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2014 का ये प्रश्न रहा है। आर.पी. दत्त यानी रजनी पाम दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों में बांटा है। एक तो मुक्त व्यापार, दूसरा वाणिज्य पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद पूंजीवाद। कार्ल मार्क्स ने इसे 4 वर्गों में विभाजित किया है: व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद में विभाजित किया गया है। तो ये विभाजन किसने कितने में विभाजित किया है, इस पर भी प्रश्न बनता है। कंपनी काल के दौरान निरौद्योगीकरण का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण बना है भारतीय बाजार इंग्लैंड में मशीन निर्मित कम मूल्य की वस्तुओं से भरा पड़ा था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र जून 2014 का ये प्रश्न आया है। भारत में 1800 से 1850 ईस्वी के बीच के समय को निरौद्योगीकरण के नाम से जाना जाता है। इस दौरान जहां ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, वहीं भारत में औद्योगिकरण पतन का दौर चल रहा था। भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था? तो वो उद्योग था कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र जून 2014 का प्रश्न रहा है। क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का उत्पादन एवं व्यापार में विश्व का अग्रणी देश रहा है, परंतु ब्रिटिश सत्ता के काबिज होने के बाद इस सूती वस्त्र उद्योग व्यापार में धीरे धीरे अवसान शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में मात्र कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग ही प्रमुख उद्योग था। तो चलिए अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। किसने तर्क किया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योग का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था? ऐसा कहने वाले थे मॉरिस डी मॉरिस। यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र 2014 का ये प्रश्न है। मॉरिस डी मॉरिस ने अपनी पुस्तक में तर्क दिया था कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीयकरण नहीं हुआ था। इनमें से क्या भारत में ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा निकासी का एक घटक नहीं था? बांटो और शासन करो। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
यूजीसी नेट तृतीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का ये प्रश्न रहा है। धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 2 मई 1867 में इंग्लैंड डेथ टू इंडिया में इसका उल्लेख किया गया है। नौरोजी ने धन निकासन को देश के सभी रोगों, दुखों और दरिद्रता का वास्तविक एवं मूल कारण घोषित किया। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे के निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटी लाभांश का आश्वासन था। तो कितना लाभांश का आश्वासन दिया गया था? ये काफ़ी रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। ये हो जाएगा 5%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूजीसी नेट द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2014 का ये प्रश्न रहा है। 1850 के बाद ब्रिटेन ने पूंजीपतियों ने अपने धन पर लाभ कमाने हेतु भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश, रेल निर्माण, सरकार को कर्ज, चाय, रबड़, कॉफ़ी आदि उद्योग में निवेश किया। लाभ के गारंटी के अंतर्गत रेल निर्माण में पूंजी निवेश पर सरकार द्वारा 5% लाभ की गारंटी दी गई थी। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अभी हम देख लेते हैं एक बार इस चैनल पर कौन कौन से वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं और लगभग सभी वीडियो इतिहास से रिलेटेड हैं। तो अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या UPHESC की तैयारी कर रहे हैं या आप PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड पेपर की स्टडी ज़रूर करिए। और यहाँ पर मैंने ओल्ड पेपर से रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं और 108 वीडियो आप देख पा रहे हैं। ब्लैक कलर की थंबनेल है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव वे में लेकिन बहुत संक्षेप में इतिहास की आप स्टडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। जैसा कि आपका कमेंट भी आ रहा है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट के द्वारा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। और पिछले वीडियो में फ्रेंड्स साउंड प्रॉब्लम थी तो मैं जल्द ही उसको री अपलोड कर दूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।